नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जीव विज्ञान की सीरीज कर रहे थे। तो उसमें जो स्टार्टिंग क्वेश्चन आज का है वह 15 क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। तो इसमें आपको एक सूची दी हुई है जिसमें एक तरफ रोग के नाम है और दूसरी तरफ आपका रोग के कारक हैं जिनको आपको मिलान करना है, मैच करना है कि कौन किसका कारक है। ठीक है, तो इसमें हम अगर बात करें प्लेग की, तो ये प्लेग लिखा हुआ है, ये प्लेग थोड़ा प्लेग गलत लिख गया है। प्लेग जो होता है किससे है और मलेरिया किससे है, एड्स किससे होता है, गंजापन किससे होता है। सेकंड सूची में आपके जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु और कवक दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि गंजापन कवक से होता है, एड्स विषाणु से होता है और मलेरिया जीवाणु का कारण होता है, जीवाणु कारण होता है मलेरिया का, और प्रोटोजोआ कारण होता है प्लेग का। तो ये आपके राइट मिलान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीरीज़ में। फिर आपका है MRI निम्नलिखित में से क्या है। तो MRI इसमें आपका पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। तो इसमें ये चार ऑप्शन में से जो MRI है, MRI का जो फुल फॉर्म होता है एमआरआई जो है, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो चिकित्सा के क्षेत्र में आपका चेकअप होता है। ठीक है, एमआरआई चेकअप होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। पर्णहरित को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो पर्णहरित हिंदी में होता है क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है आपका हिंदी में। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो आपका लोहा, और इसमें आपका जो है क्लोरोफिल में जो अणु पाया जाता है वो मैग्नीशियम के अणु पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन आपका इसमें सी है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 54 है पंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो पंक ने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का और एंजाइम का। तो पंक ने जो आविष्कार किया था वो आविष्कार किसका किया था, विटामिन का किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही इससे जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर आपका है 55। ये भी आपका मिलान करने का है। तो इसमें दो सूची दी गई हैं। एक सूची में आपके वायु प्रदूषक हैं जो वायु को मतलब प्रदूषित करते हैं, और सेकंड सूची आपकी है प्रभावित अंग, उससे अंग कौन से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर आपका जैसे एस्बेस्टॉस धूल है, शीशा है, पारा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए इधर हैं, उधर मस्तिष्क, उधर फेफड़ा और रक्त धाराएँ हैं, इनको आपस में मिलाना है। तो जैसे आप मान लीजिए कि जो आपकी वायु है इसमें एस्बेस्टस धूल पाया जाता है, तो उससे आपका अंग कौन सा प्रभावित होगा शरीर का, तो वो होगा आपका फेफड़ा। अगर शीशा है तो शीशा से क्या प्रभावित होगा, शीशा से आपके रक्त की धाराएं प्रभावित होंगी, और पारा से आपका उदर प्रभावित होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से आपका मस्तिष्क प्रभावित होगा। तो ये आपके राइट ऑप्शंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस सीरीज़ में। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं, बेस्ट इंडिकेटर्स किस चीज़ के हैं। जो लाइकेंस होते हैं वो अच्छे सूचक या बेस्ट इंडिकेटर्स किस चीज़ के हैं। ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो जो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, वायु प्रदूषण के लाइकेंस जो हैं अच्छे सूचक होते हैं। और याद रखिए कि ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है इसी रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र और भू रासायनिक चक्र। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का जो साइकिल होता है, जो चक्र होता है, ठीक है, वो चक्र को क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान ये आपका चार ऑप्शन है, नागपुर में, पूना में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान ये आपका नागपुर में स्थित है।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? देखिए इसमें आपको लिखा है अजैविक प्रदूषक मतलब नॉन बायोटिक, ठीक है, पोल्यूटेंट। तो इसमें भूमिगत जल का मतलब होता है जो धरती के अंदर जल पाया जाता है, तो वो जो है उसको प्रदूषित करने वाला तत्व कौन सा हो सकता है? बैक्टीरिया है, आर्सेनिक है, विषाणु है या शैवाल है? इसमें से आपका राइट ऑप्शन आपका हो जाता है बी, आर्सेनिक से भूमिगत जल प्रदूषित होता है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग प्रभावी कारक है? तो ये आपका हो गया सागरीय प्रदूषक, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो ये चीज़ें, ये 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ये कारक तो सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक कौन सा है? ठीक है, ये कारक आपके सारे हैं। हमें सागर प्रदूषण होगा तब भी कोरल ब्लीचिंग होगी, सागरों में लवणता बढ़ेगी तब भी कोरल ब्लीचिंग होगी, और सागरीय जल से सामान्य तापमान में वृद्धि इससे भी होगा, रोगों एवं महामारियों का फैलना। है सो 4 ऑप्शन, लेकिन जो सबसे अधिक जो प्रभावित करता है वो आपका है राइट क्वेश्चन नंबर 60 का सी ऑप्शन, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। अगर ये चीज़ होती है तो ये सबसे ज़्यादा प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 61, सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में और उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो ये सारे आपके ऑप्शन हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ए, कि इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। कारण इसका ये है कि विषुवत रेखा पर स्थित होता है और यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती रहती है, और यहाँ जो वनस्पतियाँ भी हैं वो चौड़े पत्तों की पाई जाती है और तरह तरह के जीवाणु यहाँ पर होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 62 है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को, अब ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अगर एक आदमी के जीवन को ले लिया जाए तो पूर्ण रूप से धारणीय मतलब वो पूर्ण रूप से एक अच्छे तरीके से चले, तो उसके लिए एक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? तो इसके ऑप्शन है आपके जीवजात, पारिस्थितिकीय पदछाप, जीवोम और निकेत। तो इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर बी होगा कि पारिस्थितिकीय पदछाप जो होता है, फुटप्रिंट होता है, उसे हम बोलते हैं कि वो मनुष्य के जीवन को, मतलब एक मनुष्य पूरा ज़िंदगी जितने चल रही अच्छे तरीके से जी सकता है, तो उसके लिए जो पारिस्थितिकीय पदछाप है वही न्यूनतम भूमि होती है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का डीएनए अंगुली छाप केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो भारत का जो डीएनए अंगुली छाप का मतलब क्या हुआ? फिंगरप्रिंट। तो जिसमें ऐसा कहाँ संस्थान है जहाँ डीएनए का फिंगरप्रिंट चेक किया जाता है? वो नई दिल्ली में स्थित है, बेंगलोर में स्थित है, हैदराबाद में है या पुणे में है? तो ये आपका आता है हैदराबाद में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका डी सही हो गया, इसका सॉरी सी सही है, उल्टा ऑप्शन दिए गए। ठीक है, फिर है आपका खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? मतलब ये कि आप कोई भी फूड्स को अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हो, उसको लंबे समय तक अपने यूज में लाना चाहते हो, तो कैसे सुरक्षित रहेगा आपके उपयोग के लिए? तो उसमें से कौन से ऑप्शन को आप यूज किया जाता है? कास्टिक सोडा है, सोडियम बेंजोइट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब इस ऑप्शन में से सोडियम बेंजोइट आपको यूज किया जाता है किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए या लंबे समय तक उसको उसी हाल में रखने के लिए। ठीक है, तो सोडियम बेंजोइट आपका एक खाद्य परिरक्षण रसायन है, केमिकल है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है,
इसमें से आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि ये जैव निम्नीकरणीय क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ होती है जैसे आप कोई चीज़ को ज़मीन के अंदर आप डाल देते हो या फेंक देते हो तो वो तुरंत जो है बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेड करके उसको सड़ा दिया जाता है या गला दिया जाता है और मिट्टी में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो उसे हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल। अब जैसे ऊनी चटाई है, चमड़े का बैग है, चांदी का पत्थर है और जूट की टोकरी है। तो अगर हम बात करें कि ऊन की चटाई आप जैसे डालोगे कुछ दिन में ये सड़ जाएगा। चमड़े का बैग है वो भी कुछ दिन में सड़ जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। और जूट की टोकरी वो भी हो जाएगा, लेकिन जो चांदी का पत्थर है, ठीक है, वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन नंबर का कि चांदी है वो राइट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है कि ये जैव निम्नीकरणीय नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो ये आपका चांदी का पत्थर इसका ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ पे 64 क्वेश्चन फिर से आपसे बात कर रहा है कि यहाँ पे आपको एक सूची दी गई है जिस सूची में आपको मिलान करना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि आपको दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो है, सॉरी, जो पहला नंबर है वो मेमोग्राफी है, एंजियोग्राफी है, एंडोस्कोपी है, अल्ट्रासोनोग्राफी है। और सेकंड सूची में आपकी मलाशय है, गर्भाशय, स्तन और रुधिर कणिका है। तो इसमें क्या है कि आपको जो मेमोग्राफी से क्या होता है, मेमोग्राफी में चेक होता है आपके स्तन, और जो एंजियोग्राफी है उसमें चेक होती है रुधिर कणिकाएँ, और एंडोस्कोपी में चेक होता है मलाशय, और अल्ट्रासोनोग्राफी में गर्भाशय चेक होता है। ये आपके राइट ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। अब कीट की बात हो रही है कि कीट कौन सा नहीं है, तो आपका जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें तिलचट्टा, तितली, मच्छर, मकड़ी, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से कीट कौन सा नहीं होगा, कीट के लिए आपका मकड़ी नहीं होगा, बाकी ये सारे आपके कीट में आएंगे और मकड़ी इसमें से कीट नहीं है, तो मकड़ी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, स्टार फिश, पाइप फिश, सी फिश, गिटार फिश। तो निम्नलिखित में से मछली नहीं है तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टार फिश। स्टार फिश मछली नहीं है, स्टार फिश कीट की श्रेणी में आता है। ठीक है, और बाकी जो पाइप फिश है, सी फिश, गिटार फिश, ये आपकी मछली हैं। स्टार फिश मछली नहीं आती, नहीं है, नाम होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, 67 क्वेश्चन नंबर है कि कपास का प्रमुख घटक क्या है। आपके 4 ऑप्शन है। ये पूछ रहा है कि कपास का प्रमुख घटक, मतलब कपास जो बनता है उसमें जो मेन चीज़ इसमें से कौन है। तो प्रोटीन है, वसीय अम्ल है, ग्लिसरीन है, सेलुलोज है। तो जो क्या कहते हैं कि ये सेलुलोज आपका राइट ऑप्शन सही है। सेलुलोज आपका डी ऑप्शन है, ये आपका कपास का प्रमुख घटक है और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 68 है, रेशम तंतु, रोम, बिछ, नख और नखर निर्मित होते हैं। ये आपके 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, इलास्टिन से, कोलेजन से, फाइब्रिन से, केराटिन से। 4 ऑप्शंस में से आपके जो रोम तंतु हैं या जो रोम है, बिछ है, नख है, मतलब नख मतलब नाखून होता है। ठीक है, ये जो चीज़ें बनती हैं वो बनती किससे हैं, केराटिन से बनती हैं, और केराटिन आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट ऑप्शन क्रिएटिन। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें लिखा है कि मैड काउ जो रोग होता है उसका कारक क्या होता है। देखिए, जो मैड काउ रोग होता है वो 4-5 साल तक दिखता ही नहीं है कि कोई जानवर में कोई रोग है, और जब ये रोग दिखना शुरू होता है तो उसके 1 सप्ताह के अंदर, ठीक है, 2 सप्ताह के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है। और ये जो होता है इसका जो कारक है, जो जीवाणु या कवक या विषाणु प्रयांस है, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इस रोग के लिए। तो इसमें जो रोगाणु है प्रयांस, ठीक है, प्रयांस होते हैं, इनके कारण मैड काउ जो है रोग होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको आप ध्यान रखना। सॉरी, वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है।
तो वनस्पति जो है किस चीज़ का अवशोषण करती है, ये आपको इस चीज़ में बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपके इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। उच्च आवृत्ति ध्वनि, क्या उच्च आवृत्ति ध्वनि को वनस्पति अवशोषित कर लेती है? प्रदूषक धातुएं, प्रदूषित जल, प्रदूषित गैसेज। तो इनमें से ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको वनस्पति अच्छे से अवशोषित कर लेती है? ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा प्रदूषक गैसेज। जो गैसेज हैं उन्हीं का वो अवशोषण कर पाते हैं, बाकी चीज़ों का नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति रोता है, क्वेश्चन नंबर 71 आपका है कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके संकीर्ण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। तो इसमें आपसे आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो आपसे हमेशा देखते हैं कि वो नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो वो किस कारण से होता है? आपके 4 ऑप्शन है, थायराइड ग्रंथि, लाला ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और अश्रुकारी ग्रंथि। तो यहाँ पे ये सारे हिंदी में लिखे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसमें। ये आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो अश्रुकारी ग्रंथि होगा। जो आंसू जिससे निकलते हैं ना, वो जो ग्रंथि होती है वही इसके लिए उत्तरदायी होती है कि जब आदमी रोता है तो नाक से पानी निकलता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 72 है। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका क्या होती है? जो पेड़ पौधे होते हैं तो जो मूल रोम की जो ये मूल भूमिका क्या होती है? जो जड़ें होती हैं ना, जड़ें शाखाएं, तो उनका क्या काम होता है? तो आपके 4 ऑप्शंस हैं। मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। बी ऑप्शन है पादप को कस कर जोड़ने के लिए मृदा कणों की मूल बांधना ताकि पेड़ गिरे ना। खुरदरे मृदा कणों द्वारा क्षति होने से तृण मूल की रक्षा करना। कोई चीज़ें हैं, कोई मृदा के कण हैं तो उससे जो मेन जड़ है उसकी खराबी ना हो, वो खराब ना हो। फिर है आपका डी ऑप्शन, मृदा रोगाणुओं से मूल रूम की रक्षा करना। जो मिट्टी में रोगाणु होते हैं उससे मूल की रक्षा करना। मूल भूमिका क्या है? यहाँ पे मुख्य भूमिका जाती है जा रही है पूछी। याद रखिए क्वेश्चन क्या जो तरीका है पूछने का उस पर आपको, तो ये मूल भूमिका पूछ रहा है। मतलब भूमिकाओं की बात करें तो बहुत होता है भूमिका, लेकिन जो मेन भूमिका होती है वो क्या होता है? तो वो है उनका मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। अब देखिए यहाँ पे पेड़ को कस कर जोड़ने के लिए भी ज़रूरी होता है कि पेड़ खड़ा रहे, मृदा कणों से क्षति ना हो, ये तृणमूल की रक्षा हो सके, तो ये भी आपका सही है। तो मृदा रोगाणुओं से मूल की रक्षा करना, ये भी आपका सही है। लेकिन ये सब तब लागू होगा जब पेड़ जिंदा रहेगा। तो पेड़ को जिंदा रहने से क्या होता है कि खनिज लवण है और पानी है, पहले उसको वो मेन काम होता है कि वो चीज़ पहले मिलनी चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। तो मूल का मतलब क्या हो गया कि मुख्य। जो मेन कार्य क्या होता है? तो मेन कार्य हो गया खनिज लवण और जल अवशोषण करना। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है इसका, तो क्वेश्चन नंबर 72 का ए सही हो जाता है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 73 का जो ऑप्शन है, ये फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है। अब इसमें जो फूल होता है, जो उसका फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए आपके 4 ऑप्शन ही 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे हैं, पिस्टल, पेटिसल, स्टेटमेन और गैमेट्स। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि उसको हम पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब अगला क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। मछली की विशेष संरचना को जो उसे सांस लेने में मदद करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब जो मछली जिस अंग से सांस लेती है उस अंग को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके, नथुना, फेफड़ा, स्पेरिकल, गिल्स। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, गिल्स। ठीक है, गिल्स एक अंग होता है जिससे मछली सांस लेती है। स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है तो ये उदर में होती है कि छोटी आंत में होती है कि बक्कल कोटरन में होती है या एलिमेंट्री कैनल में होती है? तो इसके लिए आपका जो राइट ऑप्शन है, तो जो इसका आपका राइट आंसर है वो है आपका बक्कल कोटरन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 75 का सी सही हो जाता है कि जो स्राव ग्रंथियाँ विद्यमान होती हैं बक्कल कोटरन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? मतलब जो मानव में खून बह रहा है, ये जो परिसंचरण तंत्र है ये किस प्रकार से वर्क करता है?
मानव शरीर में, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 4 ऑप्शंस आपके हैं। एडवर्ड जेनर ने किया था, जोसेफ लिस्टर ने किया था, या विलियम हार्वे ने किया था, या जोनो एसेल्स ने किया था। तो यहाँ पे नाम आता है विलियम हार्वे का, कि विलियम हार्वे ने इस रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। तो बर्ड फ्लू का जो पक्षियों में रोग होता है ज़्यादातर, है ना, तो इसमें से आपके 4 ऑप्शन है NH51N, H5NT, H5N1, H5N1। तो इसमें से क्या आपका जो राइट ऑप्शन है वो H5N1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर इसका सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, सही हो गया ये। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसे कुछ गतिविधियां हैं, तो ये किससे संबंधित हैं? ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है, तो इसमें है कि ये कुक्कुट पालन, लामा का पालन पोषण, कपास सूत की खेती और भेड़ पालन। तो इसमें क्या होता है, आप ऊन किससे काटते हैं? सीधी बात है, तो ये भेड़ पालन में आ जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हाँ ये इसका राइट आंसर है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। नीला हरा शैवाल काई के समूह में सम्मिलित किया गया है। अब नीला हरा शैवाल जो है वो किस चीज़ में आएगा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर में 4 ऑप्शन है, प्रोटोजोआ, फफूंदी और यूबैक्टीरिया से जीवाणु बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिसे नीला जीवाणु बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर है वो आपका है साइनोबैक्टीरिया नील जीवाणु। मतलब आपका जो शैवाल है, काई है, उसे हम साइनोबैक्टीरिया नील जीवाणु में रखा जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ठीक है। 80 है कि कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्यक्रिया कर सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? पूर्वानुमान कहते हैं, कंप्यूटर विधि फॉरेंसिक कहते हैं, या रोबोटिक्स कहते हैं, या अनुकार कहते हैं। तो आप जानते हैं कि आजकल की डेट में काफ़ी ज़्यादा चिकित्सीय क्षेत्र में उन्नति हुई है। तो कंप्यूटर विधि भी नहीं है इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा रोबोटिक्स होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है और क्वेश्चन नंबर सी का ये सही हो जाता है आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, और अगली सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और कोई सुधार करना है हमारे इस वीडियोस में तो आप हमें बात कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और तैयारी कीजिए। UP SSC पेट का एग्ज़ाम सभी का निकलना चाहिए।